हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि किसी संगठन में जो ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का। यानी कि किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन है वो किस टाइप से काम करेंगे, उनका सिस्टम क्या होगा काम करने का, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इट आउटलाइंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन so that work and information flows seamlessly ensuring the smooth functioning of an organization। यानी कि उसमें हर जो भी मेंबर वर्क करते हैं उनको ये पता होता है कि उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो एक सीक्वेंस के थ्रू होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनके बीच में, और जो भी वर्क हो वो बहुत ही आराम से होता रहे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ये कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे तो ये कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ डिविजनल और लाइन स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स। ये हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का प्रकार है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस इज अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देयर इज अ हायरार्की ऑफ वर्कर्स विथ लीडर्स एट द टॉप, द वर्कर एज बिलो एंड सुपरविजन प्लेस्ड इन बिटवीन टू गेट टू वर्क डन। यानी कि जो ये हायरार्की इसमें डिफाइन होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका जो रूप होता है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड होता है। यानी कि जो पूरी कार्यशक्ति है वो किसी एक पे डिपेंड करती है, जो कि टॉप लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसमें जो भी मेन जो पर्सन होता है वो टॉप लेवल पे होता है, यानी कि वो शीर्ष का नेता होता है, और उनके नीचे जो कार्य करने वाले होते हैं अधीनस्थ वो होते हैं, और इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए मीडिएटर यानी कि पर्यवेक्षक होते हैं, जो ये देखते हैं कि काम अच्छे से हो। जो भी कार्य करने वाले वर्कर होते हैं वो डायरेक्ट टॉप लेवल पे यानी कि शीर्ष के नेता से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो उनके जो ऊपर होते हैं यानी कि जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको वो अपनी समस्याएं बताते हैं और फिर वही उनका समाधान करते हैं। और फिर वो जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो उनकी बात को, वर्कर्स की बात को ऊपर टॉप लेवल तक यानी कि जो मेन पर्सन होता है, कंपनी का ऑर्गेनाइज़र होता है, उसको वो बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये एक हायरार्की क्रिएट करती है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इट इज़ मोर ऑफ लाइनर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द डेलीगेशन ऑफ पावर डिपेंड्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो मोस्ट पावर होती है वो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। इट इज़ अ वाइडली पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इज सीन इन कंपनीज लाइक अमेजॉन। इसको हम अमेजॉन कंपनी में देख सकते हैं, और ज़्यादातर जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे भी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? अ सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पुट्स लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेंटर रेदर देन द टॉप। इसमें क्या होता है? सेंटर में होते हैं, ना कि टॉप लेवल पे। सो दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन आउटवर्ड रेदर देन पास इट डाउन अ चेन ऑफ कमांड। Employees in different department are also seen as part of longer whole rather than served by a department। कहीं ना कहीं जो इनके बीच में इंफॉर्मेशन होती है वो सर्कुलर ऑर्गेनाइज होती रहती है। सर्कुलर उनके बीच में इंटरचेंज होता रहता है, उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। तो ये जो सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का टॉप लेवल की बात नहीं होती है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर देने वाला होता है। नेक्स्ट है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्लैट में क्या होता है? इन अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देयर आर फ्यू मिडिल मैनेजर्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड टॉप मैनेजर्स। यहाँ पे कुछ मिडिल मैनेजर होते हैं। द स्ट्रक्चर रिक्वायर्स लेस सुपरविजन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड बूस्ट ट्रस्ट इन द वर्कर प्लेस। इसमें बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं हर लेवल पे लिए जाते हैं। ये जो इसका सुपरविज़न होता है वो मिडिल लेवल पे भी ज़्यादातर होता है। ड्यू टू इट्स सिंपल नेचर, अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैट ट्री इज टिपिकल यूज बाय स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप। और इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स में किया जाता है, जहाँ पे जो वर्क पावर है वो कम है, क्योंकि ये मिडिल लेवल पे ज़्यादातर वर्क होता है। मिडिल लेवल यानी कि
जो कंपनी का जो पर्सन होता है, जो कि इंटरप्राइज का पर्सन होता है, उसको बार बार किसी टॉप लेवल से पूछना नहीं पड़ता है कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, तो हर स्तर पर डिसीजन लिया जाता है। तो जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट अ फिक्स सेट ऑफ डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शनल लाइक एचआर, अकाउंट्स, मार्केटिंग एट्सेट्रा। यानी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता है जो कि उसके कार्य के बिहाव पे होता है, या जो वर्क करता है उसके बिहाव पे होता है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। It segregates the workforce based on the requirement of each department. For example, an accounting department will employ accountants and work to manage the firm's finance in the best possible manner. यानी कि अगर कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है तो जो उसका वर्क है वो स्पेशली डिफाइन है कि उसको क्या वर्क करना है, तो वो पूरे जो भी उसका बेस्ट मैनर होगा, जो भी उसका बेस्ट तरीका होगा, उसके तरीके से वो उस काम को करेगा और उस कंपनी के लिए जो भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी या फिर जो भी अकाउंटेंट का वर्क होगा वो उस काम को मैनेज करेगा। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अपना एचआर का काम करेगा। और इसी तरह से अगर हम आगे समझें तो जो जिस डिपार्टमेंट का वर्क है उसको वो अच्छे से करेगा। Moreover, the function allows the employees to work for a particular function role without worrying about the other department. कहीं ना कहीं ये एक जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो किसी एम्प्लॉय को ये इंश्योर करता है कि जो उसका वर्क है उसे उसी वर्क को करना है बिना किसी दूसरे विभाग की चिंता किए हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वॉन्ट बी वरीड अबाउट अ फोर्थ अकाउंटिंग वर्क एंड वाइस वर्सा। जैसे कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो उसको ये चीज़ नहीं सोचना होगा कि जो फर्म का अकाउंटिंग है उसमें कैसे काम हो रहा है या उसमें कैसी चीज़ की ज़रूरत है। जो उसका वर्क है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है, उसको केवल वही करना होगा। और ऐसे ही बाकी विभाग में भी होगा कि अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट में है तो उसको अकाउंटेंट का नहीं सोचना है, अगर वो अकाउंटेंट है तो उसे सेल्स का या मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं सोचना है। यानी कि पर्टिकुलर फंक्शन जो जिस डिपार्टमेंट को दिया गया है उसे उसी को अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट है नेटवर्क स्ट्रक्चर। इट इज़ एन एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन विद द गोल ऑफ डिलीवरिंग वन प्रोडक्ट और सर्विस। जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है नेटवर्क, यानी कि ये ज्वाइनिंग है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है कि इट इज़ एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द एफर्ट्स, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इन अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन टीम्स आर बिल्ड। इसमें क्या होता है, टीम्स बिल्ड होते हैं फ्रॉम फुल एम्प्लॉयज़ एज वेल एज freelance specialist. This way, in-house workers can spend most of their time focusing on the work they specialize in. यानी कि इसमें कहीं ना कहीं टीम बिल्ड होते हैं जो कि फुल टाइम देते हैं अपना किसी भी चीज़ को स्पेशलाइज करने के लिए, यानी कि वो उस चीज़ को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं उस पर वो वर्क करते हैं। सच एन अप्रोच अलाउज द कंपनीज टू अडेप्ट द मार्केट चेंजेस एंड ऑब्टेन द मिसिंग स्किल फास्ट। और कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती है कि मार्केट में क्या चेंज करना है या जो स्किल उनसे छूट गई है उसको कैसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है या उसको सीखना है। वर्किंग विथ इंडिविजुअल्स दैट आर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू योर कंपनी कल्चर रिजल्ट इन लोअर फॉर्मेशन एंड हायर एजिटी। एग्जाम्पल डो केमिकल, IBM, ये सारे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। In divisional organizational structure, a company's division have control over their own resources, essentially operating like their own company within the larger organization. यानी कि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो कंपनी है उसको कहीं ना कहीं जो उसका ओन रिसोर्स होता है उस पर उसको पूरा कंट्रोल करना होता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हैव टीम फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट ऑन अ प्रोडक्ट लाइन। उनका जो मेन फोकस होता है वो किसी स्पेसिफिक मार्केट या प्रोडक्ट लाइन पे होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अ क्लोथिंग कंपनी विल रिक्वायर सेपरेट डिवीजन बेस्ड ऑन कस्टमर ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स टाइप एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि अगर कोई क्लोथिंग कंपनी है तो जो उसका डिवीज़न होगा वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंडेड होगा कि कस्टमर का ग्रुप कैसा है या फिर प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है वहाँ की। हैंस इट विल क्रिएट अ लेडीज़ फैशन गारमेंट अ डिवीज़न, किड्स वियर डिवीज़न, मेंस वियर डिवीज़न एट्सेट्रा। तो वो क्या करेगा, जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है उनका वो अलग डिवीज़न बनाएगा, जो किड्स वियर है उसका अलग डिवीज़न करेगा और जो मेंस वियर है उनका अलग करेगा। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन में बेस करता है कि अगर वो ठंडी जगह है तो स्वेटर वगैरह का कलेक्शन ज़्यादा होगा और अगर गर्मी का है तो फिर नॉर्मल सूती के कपड़े ज़्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें हर पार्ट में डिवीज़न होता है जो कि
ये डिफ़ाइन करता है कि जो उनकी एक प्रोडक्ट लाइन है, सारा फोकस उनको उसी पे करना है और उसी पे ज़्यादा वर्क करना है, जिससे कि वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट है लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? अ लाइन स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज अथॉरिटी हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जिसमें कि ये एक लाइन जैसा होता है, जिसमें कि जो अथॉरिटी है वो टॉप से बॉटम तक जाती है। यानी कि जो इसमें मुख्य सर्वा होता है, जो मुख्य नेता होता है, वो हमारा टॉप लेवल का होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मिलिट्री का जो मेन होता है, उसकी बातों को, उसकी जो कमांड है उसको अ, सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको मानना होता है। तो इसी तरह लाइन स्ट्रक्चर में भी होता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि वो कुछ और कर सकें, जो वो कमांड देते हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो लाइन स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ होता है। ईच डिपार्टमेंट इज़ रन बाय अ मैनेजर एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और जो भी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो उसको आगे रन कराता है, और जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करने की ये सब कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स में क्या है? विद इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टीम मेंबर्स रिपोर्ट टू सेवरल मैनेजर्स एट वन। यानी कि जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको सेवरल मैनेजर्स को एट वंस रिपोर्ट करना होता है। इट लुक्स लाइक अ ग्रिड, ये कहीं ना कहीं ग्रिड जैसा शो होता है। एंड इट शोज क्रॉस फंक्शनल टीम, और ये कहीं ना कहीं क्रॉस फंक्शनल टीम को शो करता है। दैट फ्रॉम फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर दिस देयर इज़ नो क्लियर डेमोक्रेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं होते हैं, ना ही कोई रिसोर्सेज डिफाइन होते हैं। रिसोर्सेज में भी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट टीम टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर होते हैं डिफरेंट टीम्स में। क्यों? इसलिए ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल पे हम समझे तो जैसे कि अगर हम एक पेन लेते हैं, तो पेन क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे का पेन नहीं है कि हम उसको दे दिए उसी को वर्क करना है। वो पेन कोई टीम का दूसरा मेंबर भी ले सकता है, तीसरा मेंबर ले सकता है, और बाकी मेंबर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एक नॉन लिविंग थिंग का था, पेन का था। लेकिन इसमें क्या होता है मैट्रिक्स में कि जो इसमें जो पर्सन होता है उसको ये काम करना पड़ता है, यानी कि उसको एक काम करने के साथ साथ दूसरे काम को भी करना पड़ता है। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में यूटिलाइज होते हैं या वर्क में यूज़ होते हैं, जिससे कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। द एम्प्लॉयज़ हैव टू प्ले अ डुअल रोल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एम्प्लॉय को डबल रोल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब समझते हैं कि द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इन मेनी बैंक्स ऑल्सो एक्ट एज कैशियर डियर कैशियर। यानी कि कई बैंक्स में ऐसा होता है कि जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कहीं ना कहीं कैशियर का वर्क भी करना पड़ता है। इट में रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, बट बैडली अफेक्ट द एम्प्लॉयज़ क्वालिटी ऑफ वर्क। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी है उसको बैडली इफेक्ट करता है। एंड द फर्म्स एफिशिएंसी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं क्वालिटी को तो डिफेक्ट करता ही है, साथ ही फर्म की एफिशिएंसी पे भी सवाल उठाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझें कि अगर किसी कंपनी में, अगर किसी बैंक में लेते हैं, अगर किसी बैंक में कोई पर्सन है जो कि जो भी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है कस्टमर का, वो रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो मेनली जो है वो बैंक के जो भी वर्क होता है उसको करना होता है, कस्टमर से वो डील करता है। और साथ ही साथ अगर उसको कैशियर का वर्क भी दे दिया जाए तो वो ना तो सही से कस्टमर से डील कर पाएगा, और ना ही वो कहीं जो उसको कैशियर का काम मिला है उसको अच्छे से कर पाएगा। तो दोनों काम करने के लिए हमें अलग अलग लोग चाहिए, तो अलग अलग लोग चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर दो लोगों का काम हम एक ही लोग से करवाते हैं तो काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन जो वर्क की एफिशिएंसी है वो घट जाएगी, क्योंकि ना तो वो कस्टमर से अच्छे से डील कर पाएगा और ना ही वो कैश का वर्क अच्छे से कर पाएगा। हो सकता है कि कैशियर का काम तो कर रहा है लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी कर दे, कम पैसा दे दे या ज़्यादा पैसा दे दे, तो इससे क्या होगा कि फर्म की एफिशिएंसी पे सवाल उठेंगे या फर्म की एफिशिएंसी कम होगी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है। अब देखते हैं कि एक जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और कैसे हमारी हेल्प करता है। तो जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस बात को ये डिफाइन करता है कि किसी कंपनी में काम करने का सिस्टम कैसा होगा, लोग उसमें कैसे काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्टिव हो।
जिससे कि जो कंपनी के पर्सन्स हैं, जो कंपनी के टीम मेंबर्स हों, उनको ये चीज़ डिफाइन हो कि उनको क्या काम करना है। एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, और ये कहीं ना कहीं एफिशिएंट ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। इट enables क्विक डिसीजन मेकिंग एंड excellent communication between the management, supervisor and worker. This promotes an effective flow of information and work. जाहिर सी बात है कि अगर हर किसी को ये पता होगा कि उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो डिसीजन मेकिंग भी सुटेबली होगी। जिसको जो वर्क करना है फटाफट डिसीजन ले लेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन होगा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, जिससे कि जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मूथली होता रहेगा। सुपरवाइज़र और वर्कर्स के बीच में भी अच्छे तरीके से तालमेल बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। दिस प्रमोट्स एन इफेक्टिव फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि जो वर्क है वो अच्छे से हो सके।